नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी सुमन सिंह और हाजिर हूं आप ही का प्रोग्राम लेकर स्टार शोकेस में। दोस्तों, हर वीक में हम 2 दिन नेचुरोपैथी के माहिर डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ बात करते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि हमें नेचुरल वे से अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी रखना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, यस्टरडे भी हमने बात की थी कि हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ। ये हमारी सीरीज चल रही है हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ में, जिसमें हम एक ना एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड है क्या, क्यों बनता है और इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो उससे पहले हम मिलते हैं डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ। नमस्कार डॉक्टर जी। कैसे हैं आप? नमस्कार बहुत जी, सभी श्रोताओं को भी बहुत 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 प्रेम सब प्रेम नमस्कार जी, सभी व्यूअर्स को जी एंड आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, हम अभी चाहते हैं कि आज हम क्यों ना बात करें कि यूरिक एसिड, मैंने बहुत सुना है कि उस यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से उसे ये प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया। तो सबसे पहले हम आज क्यों ना जाने कि यूरिक एसिड है क्या। जी सुमन जी, यूरिक एसिड अगर हम बोले तो ये एसिड अपने आप में आता है, राइट। एक वर्ड में यूरिक एसिड, यूरिक, और ये किडनी से रिलेटेड होता है जी। अब इंसान को आजकल क्या है, लोगों को पता नहीं है ना। आजकल क्या, पहले भी नहीं लोगों को मालूम था कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे खाने से ही होता है और बॉडी बनती ही खाने से। मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको एक खाने के लिए एक प्रोग्राम, उसका एक संस्कार करते हैं, जिसको खाने का, या उसको कोई फ्रूट्स देते हैं, या 6 महीने के बाद जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जब वो बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे माँ उसको अलग अलग खाने देती है ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये नहीं देखती है कि मतलब बच्चे की रिक्वायरमेंट के। जी। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, सॉरी जी, कहिए। हाँ जी, तो प्राकृतिक के अकॉर्डिंग जो खाना दिया जाता है, यानी कि बच्चे को जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं या सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं या जो नॉर्मल्स होते हैं, वो खिला सकते हैं। यूनिवर्स में इतनी सब्जियां, इतना सब कुछ है, लेकिन उसको जब हम मॉडिफाई करके खाने लगते हैं, तो मॉडिफाई करके खाने से ही हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यानी कि हम वो भोजन को तरह तरह से उसको बनाते तरीके से, फिर जैसे ही बड़े होते हैं तो उनको बॉडी बनाने के चक्कर पड़ जाता है, बॉडी बनाते हैं। तो जो उन्होंने टीन एज में खाया होता है अपने स्वाद के अनुसार, तो वो टीन एज में तो पच जाता है सुमन जी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनको बॉडी का जब चस्का पड़ता है, तो वो प्रोटीन, वे प्रोटीन खाने लगते हैं, या कहीं इतने ग्राम आप प्रोटीन ले लो, या इतने ग्राम आप तो वो लो, पनीर लो। लेकिन कहीं ना कहीं वो, और दालें भी खूब लेते हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटीन को कितना डाइजेस्ट कर रहा है, हमारी अग्नि कैसे प्रज्वलित है, हमारी जैसे मैंने पहले भी एक अपने प्रोग्राम में बताया था कि जब हम कोई चीज बनाते हैं, सब्जी फॉर एग्जांपल, हम सब्जियां बनाते हैं तो हम चूल्हे पे रखते हैं, गरम पे जी। अग्नि पे रखते हैं, उसमें सब कुछ जो भी मसाले वगैरह डालते हैं तो वो बन जाता है। बनने के बाद फिर हम उसको खाते हैं। तो वो तभी बनता है जब वो अग्नि पे चढ़ाया जाता है। तो आप अग्नि पे नहीं चढ़ाएंगे तो नहीं बनेगा ना। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने खीर बनानी है, तो चावल और दूध हमने एक साथ इकट्ठा रख दिया, तो क्या वो खीर बन जाएगी? नहीं बनेगी। या हमने सब्जियां एक साथ डाल दी, घी वगैरह सब डाल दिया और अग्नि नहीं जलाई, तो नहीं बनेगी। वो ऐसे ही चढ़ा। ऐसे ही हमारे अंदर भी अग्नि होती है, जिसको पाचन क्रिया का कहते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं उसको। जी। तो सारी सब्जियां, सभी फ्रूट्स तो हमें डाइजेस्ट जल्दी से हो जाते हैं, अल्कालाइनिक होते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर प्रोटीन होता है ना,
वो प्रोटीन सबसे लास्ट में मतलब डाइजेस्ट होता है। किसी किसी का तो होता ही नहीं है। आप देखना जेंट्स में नेचुरल मसल्स होती हैं, लेडीज में नहीं होती, बनानी पड़ती प्रोटीन से। और ये क्या करते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं और मसल्स बनाते हैं, प्रोटीन लेते हैं मसल्स बनाते हैं। तो आजकल तो प्रोटीन का इतना ट्रेंड है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो यंग एज में उसने प्रोटीन लिया होता है तो किडनी इफेक्ट हो जाती है। किडनी क्या करती है, डाइजेस्ट नहीं होता, फिल्टर करने का काम किडनी का होता है, और सबसे लास्ट प्रोटीन पचता है। सब तो इजीली पच जाएंगे, लेकिन प्रोटीन नहीं पचेगा। प्रोटीन अगर सिस्टम ठीक नहीं है, आपके एंजाइम्स नहीं बन रहे, अग्नि नहीं है अंदर बॉडी के अंदर, तो अग्नि भी वैसी ही अग्नि है। जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, मैंने बोला 5 महाभूत तत्व होते हैं। तो अग्नि जो होती है हमारे खाए हुए भोजन को पचाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब खा लिया खाना, हमने प्रोटीन भी खा लिया, हमने दालें भी ले ली, हमने छोले भी खाए, काबली चने भी खाए, ब्लैक चना भी खाया, सब खाया, तो उससे गैस बन गई और हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटीन होता है उसमें, डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्यों डाइजेस्ट नहीं हुआ? कहीं ना कहीं हमने गलतियां की होंगी, खाना खाने के तुरंत पानी पी लिया, या खाने के साथ साथ हमने पानी पी लिया। अब पानी और अग्नि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, दुश्मन है। इधर तो हमने खाना खा लिया, तो अग्नि ने पचाना, जैसे ही हमारे अंदर की अग्नि ने खाना पचाना शुरू किया, तो ऊपर से हमने पानी डाल दिया, तो अग्नि बुझ गई। जब अग्नि बुझ गई तो हमारा इंडाइजेशन शुरू हो गया। खाना वहीं पड़े पड़े, प्रोटीन का हो चाहे कोई भी, सड़ गया। तो जो सड़ गया, जो हमारे अंदर रह गया, जो मल के थ्रू या यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, अगर प्रोटीन रह गया तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अगर हमारे अंदर कोई भी मिनरल्स विटामिन जैसे रह गए तो पित्त की प्रकृति बढ़ जाएगी, या वायु की प्रकृति बढ़ जाएगी, या कफ की प्रकृति बढ़ जाएगी, तीनों बिगड़ जाएंगे। ये तीनों पे निर्भर होता है। तो प्रोटीन ये ना डाइजेस्ट होने के कारण किडनी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। यूरिन में यूरिक एसिड जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारे यूरिन से निकलता है, जो कि वहीं पड़ा सड़ता रहता है, जो कि हमारी किडनी के लिए क्रिएटिनिन लेवल जो होता है कहीं ना कहीं 0 से लेके 1.5 होता है बॉडी के अंदर, होना चाहिए। लेकिन किसी किसी का क्रिएटिनिन इतना है, बॉडी किडनी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता, वो साफ ही नहीं कर पाता है, क्योंकि किडनी की जो प्रकृति है, जो उसका वर्किंग पावर है, तो सुमंदी वीक हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर हमें लिखा गया कि इतने केजी है कि प्रेशर डालना चाहिए, या कहीं भी आप देखो, या कोई चेयर है, या कोई लिखा रहता है कि इसकी कैपेसिटी इतनी है, राइट। या वॉशिंग मशीन की देख लो, या किसी के ऊपर लिखा रहता है, या डेट एक्सपायर की भी लिखी रहती है डेट, तो उसकी जब कैपेसिटी इतनी है, आप ओवर कर रहे हैं, और ऑलरेडी उसको करते करते डेली लिया, और उससे कहीं ना कहीं नहीं डाइजेस्ट नहीं किया, तो वो डिपॉजिट होता चला जाता है, वो यूरिक एसिड का नाम होता है। फिल्टर नहीं कर पाती किडनी। तो इसका रिलेशन डायरेक्ट किडनी से, और किडनी का फिर अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाएगी, कभी कभी वाटर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी कि पानी, स्वेलिंग का मतलब पानी ही शरीर में बढ़ जाएगा, दर्द होने लगेंगे, वायु की मात्रा बढ़ जाएगी बॉडी में, दर्दें बैठ जाएंगी, प्रोटीन अंदर रह जाएगा। तो उसका बहुत, अगर सिंपल इलाज मैं बताऊं आपको, तो सबसे अच्छा इलाज है कि अगर आपने प्रोटीन लिया है तो पानी की मात्रा को भी आप डबल करें, बढ़ाएं। सिंपल गरीबी इलाज है। पानी सिंपल, अगर पानी ज्यादा पिएंगे यूरिन के रास्ते यूरिक एसिड निकल जाएगा। और पानी अगर पीना है राइट आफ्टर नहीं, टाइम डालकर। हाँ, पानी जो पीना है खाना खाने के 2 घंटे बाद पीजिए, या 15 या आधा घंटा पहले पीजिए, मैंने पहले भी बताया प्रोग्राम में। और अगर पानी की बहुत प्यास लगती है तो थोड़ा सा, बस अगर अटक गया है खाना, वैसे तो अगर हमारे आयुर्वेद नेचुरोपैथ में देखें तो हम खाने को बोलते हैं उसमें तरी ज्यादा होनी चाहिए, सूखा खाना नहीं खाना चाहिए, ड्राई फूड नहीं लेना चाहिए, जिसमें कि तरी वाली चीजें हो, या लिक्विड हो, ग्रेवी वाली चीजें हो, मसाला ज्यादा ना खाए। तो आप प्रोटीन जितना भी खाएं पचेगा, डाइजेस्ट होगा।
आपकी किडनी अपना वर्किंग पावर अगर लीवर का खराब है, किडनी का खराब है, लंग्स का खराब है, या इम्यूनिटी हमारे अंदर के ऑर्गन्स की कहीं भी खराब है, तो वो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी बीमारियां हमें होने की 100% चांसेस रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि अब तो हम तो खाते हैं भाई, अब क्या करें? तो हम कहते हैं साथ में योगा कर लो, साथ में पानी की मात्रा को बढ़ा लो, वाटर थेरेपी ले लो, या आप ज्यादा वॉकिंग कर लो। अब अगर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो पानी की मात्रा को ज्यादा करने से ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती है। अगर नहीं दूर होती हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको थेरेपी देते हैं नेचुरोपैथ में, उनका खाना पीना जो है चेंज करते हम्म। हैं। डॉक्टर इनडाइजेशन जी इसमें जैसे अभी कोई एज ग्रुप होता है, या जैसे आपने कहा कि बचपन से ही माँ अपने बच्चों को ट्राई करती है कि इसको प्रोटीन से भरा आहार दें, दूध है, हर चीज लाइक, तब हमारा कोई वो सिस्टम नहीं होता कि मेरे बच्चे को क्या जरूरी है और क्या दूं। ठीक जी है ना? नॉर्मली अभी हमने भी अपने बच्चों को पाला पोसा है। अगर मैं जी अपनी ही बात करूं तो मैंने कभी ये नहीं देखा था कि किसमें क्या कितनी मात्रा है और मेरे बच्चे को कितना चाहिए। हम तो यही सोचते थे कि बच्चा भूखा ना रहे, उसको दूध के टाइम दूध देना है, फ्रूट्स के टाइम फ्रूट दे दो, या मैश करके वेजिटेबल्स दे दो। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि किस में क्या प्रोटीन, मैं सच्ची बताती हूँ, मैंने कभी ये नोट नहीं किया कि क्या प्रोटीन। हाँ, ये जरूर होता था कि हाँ अंडा है तो अंडा दे सकते हैं, या लाइक छोटे बच्चे को तो नॉर्मली अब भी देखें तो कई माएँ तो यही है कि हाँ दूध पिला दो। जी तो आपके कहने का अभी मैं मुझे ये चाहिए, आप बताइए कि बचपन से ही जब लाइक बच्चा छोटा होता है तब से ही हमें डाइट पर इनकी ध्यान देना चाहिए, या लेट देम ग्रो लिटिल बिट और उसके बाद देखें? नहीं, देखिए, अगर बच्चा जिस भी सीजन में पैदा हो उसको सिंपली सीजनली फ्रूट दीजिए, सीजनल वेजिटेबल्स दीजिए, सीजनल जो भी खाना हम खाते हैं घर में वही दीजिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, जो जो बच्चे की ग्रोइंग पावर बढ़ती है, तो जी। वैसे वैसे मैंने देखा है कि स्कूल में अगर बच्चा नर्सरी में भी जा रहा है तो माएँ बिस्किट डाल देती हैं। हम्म। मैंने अपनी लाइफ में सुमन जी देखा है कि 3-3 4-4 साल के बच्चों को भी पॉटी नहीं आती है। बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको। क्यों? कहीं ना कहीं पानी की कमी होती है, कहीं ना कहीं उनको जंक फूड उस बचपन से ही दिया जाता है। आप बात क्या करें कि मैंने तो यहाँ तक सुना है बच्चों को अमेरिका में कि कोल्ड ड्रिंक बच्चे मांगते हैं क्योंकि उनको अच्छी लगती है। तो कोल्ड ड्रिंक भी बच्चों को देते रहते, तभी तो बचपन से ही बच्चों को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। हम्म। मैदे का पिज्जा दे दिया, मैदे का बर्गर दे दिया। लेकिन क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान के बच्चे जब वहां जाते हैं, मेरे तो मैंने देखा है कि उनको ज्यादातर अगर वो उनका लाइफस्टाइल अच्छा है या भाग रहे हैं, आउटडोर गेम खेल रहे हैं, तो दे दो भी डिटॉक्स हो रहा है ऑटोमेटिकली। वो हो रहा है। सबसे पहले तो हर बीमारी में सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन ही हो जाता है। जी। वाह। कॉन्स्टिपेशन जी। किसी डॉक्टर, या बीमारी अभी जी हम ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डू कॉल अस 8443241300 पर। तो हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, तो जिसमें हमने आज का विषय चुना है यूरिक एसिड। तो डॉक्टर सोनम कपूर जी बहुत प्यार से हमें बता रहे हैं कि यूरिक एसिड बनता कैसे है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी डाइट, किस हिसाब से हमें डाइट लेनी चाहिए ताकि इसकी प्रॉब्लम हमें ना आए। जी डॉक्टर साहब। जी सुमन जी, हमें यूरिक एसिड में भी तो सबसे पहले तो प्रोटीन युक्त जो प्रोटीन से बनी हुई चीजें हैं उसको बंद करना पड़ेगा। जी। बस ये कुछ अगर डाइट लेते हैं तो सिर्फ 15 डेज का टाइम होता है, 15 डेज के अंदर अंदर यूरिक एसिड ठीक हो जाता है।
वाह कुछ ज्यादा बड़ी घबराने वाली बात नहीं होती है। सिर्फ ये ध्यान देना है क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ने नहीं देना। यूरिक एसिड से बढ़ने, प्रोटीन के बढ़ने से यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड के बढ़ने से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। किडनी का फंक्शन का जो मतलब क्रिएटिनिन लेवल बोलते हैं साइंटिफिकली, वो बढ़ जाता है। किसी का 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, तो किडनी के वर्किंग पावर पे बुरा असर पड़ता है। तो वो उस किडनी अगर सही है तो हमारा ब्लड भी सही है, किडनी अगर सही है तो हम भी स्वस्थ है। और उसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स दूसरे ऑर्गन्स पे भी पड़ते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी हो जाती है, टॉक्सिन बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हमें यूरिक एसिड का कारण तो समझ में आ गया कि यूरिक एसिड प्रोटीन से बढ़ता है, तो प्रोटीन की मात्रा को हम बिल्कुल थोड़ा करेंगे या बिल्कुल बंद करेंगे अकॉर्डिंग टू उसका जो मेजरमेंट है। जितना कि अगर जो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, 7-8 है या ज्यादा बढ़ गई है, तो बिल्कुल ही बंद करेंगे। पानी की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और फिर उसमें हम पालक है, बीज वाली चीजें हैं, टोमेटो है, ये सारी चीजें हम बंद करते थे, धीरे धीरे बंद कर देते हैं, ताकि किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट ना पड़े इन चीजों, क्योंकि उसकी वर्किंग पावर जो कम हो गई है, किडनी का काम करने की क्षमता कम हो गई है। तो उस क्षमता को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर जोर कम डालेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रखेंगे और धीरे धीरे ये विद इन ज्यादा टाइम नहीं लगता सुमन जी, इसमें 15 से लेके 20 दिन या किसी किसी को 1 महीना ही लगता है और यूरिक एसिड बैलेंस हो जाता है। फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। फिर धीरे धीरे आप अपनी दालों से शुरू करते हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे नेचुरोपैथ सेंटर में आता है या मैं किसी को डाइट देती हूँ, तो कहीं दुनिया के किसी भी जो अच्छे नेचुरोपैथ सेंटर है उनमें यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले तो ये सब चीजें बंद करा के, और जब ठीक हो जाता है तो मूंग की दाल जो होती है, जो सबसे अच्छी होती है छिलके वाली, ठंडी भी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छी होती है, और उसमें प्रोटीन की मात्रा ऐसी होती है जो कि जल्दी से पच जाए, तो गुड प्रोटीन होता है। तो उसको हम स्टार्ट कराते हुए धीरे धीरे फिर स्टार्ट कराते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हमारे व्यूअर्स को जानना है कि यूरिक एसिड, क्योंकि ये तो है ही नहीं कि हर कोई अपना चेकअप करवाता रहता है या 6 मंथ्स या 3 मंथ्स में ब्लड रिपोर्ट या वैसे, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे एक घर में बैठे प्राणी को पता चल जाए कि मुझे यूरिक एसिड है? ऐसी भी कोई सिम्टम्स हैं जिससे हमें खुद ब खुद पता चल जाए? जी, खुद ब खुद पता करने के लिए एक तो यूरिक एसिड में वाटर रिटेंशन हो जाता है, यूरिन जो है झाग जैसा आने लगता है, एक मतलब अच्छा, हाँ, यूरिन की जो टेंडेंसी होती है रुक रुक के थोड़ा थोड़ा आने लगा, झाग जैसा आने लगता है, तो पता चल जाता है यूरिन से ही कि इसको यूरिक एसिड बढ़ा है। फिर ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान बढ़ती एज में ज्यादा प्रोटीन के चक्कर में अपने मसल्स को बनाने में, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो उनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो सिंपल उनको ये समझना चाहिए कि जब मैं प्रोटीन ले रहा हूँ तो मुझे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, वैसे भी कोई नकली प्रोटीन, केमिकल सिंथेटिक प्रोटीन ना लेते हुए, तो हमारे जो नस नाड़ियों में पेन होने लगेगा। और सिंथेटिक से ज्यादा होता है सुमन जी, जो नेचुरल अगर लेते हैं प्रोटीन तो उनको यूरिक एसिड की मात्रा कभी भी बढ़ी हुई नहीं आती है। अगर साथ साथ वो थोड़ा सा प्राणायाम, योगा या वॉकिंग करते हैं तो उनमें नहीं बढ़ता है। या नॉन वेज जो लेते हैं उनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ओह, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत होता है, चिकन हो या प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन अगर वो लेता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके साथ साथ पानी की मात्रा को, अपने कॉन्स्टिपेशन, पेट को मतलब गैस ना बने या उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं आ रहा। सबसे सिंपल सिम्टम यही है कि अगर किसी इंसान को सुबह उठते ही पॉटी नहीं आती है और वो लाइफस्टाइल उसका ठीक नहीं है, लेट नाइट सो रहा है और टाइम से डिनर नहीं ले रहा है, तो समझ लो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन इज द फर्स्ट साइन ऑफ यूरिक एसिड। और यूरिन भी, हाँ, यूरिन भी। कॉन्स्टिपेशन तो चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे किसी को कॉन्स्टिपेशन और फीवर, दो चीजें ऐसी है, वो अपने आप में बीमारी नहीं है, किसी भी बीमारी का सिम्टम।
इसमें बहुत सारी बीमारियों का मैंने कारण बता दिया, सिर्फ यूरिक एसिड सबसे पहला कारण। और यूरिन भी, अब यूरिन खुल के आना चाहिए, रुक रुक के नहीं आना चाहिए, जल के नहीं आना चाहिए। यूरिन जितना पानी पिए उसे पानी की मात्रा, यूरिन व्हाइट कलर का या लाइट येलो भी है तो भी आप सावधान हो जाएं कि नहीं पानी की मात्रा को बढ़ा दे यूरिन के कलर से। और अपने हाथों के कलर देखें, नेल के कलर देखें, आईज का कलर देखें, तो उससे भी पता चल जाता है कि हमारे अंदर जो है प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। हम जो नेचुरोपैथ के डॉक्टर हैं, हम नाड़ी देखते हैं, जैसे वैद्य देखते हैं, हम भी देखते हैं। और वात पित्त को नॉर्मल रखते हुए सिम्टम ये है सबसे पहला यूरिन और स्टूल और जैसे आपने कहा कि हाथ पैर नेल्स सब देखने चाहिए, तो इसमें हाँ नेल्स में क्या चीज देखनी चाहिए, कौन सी चीज हमें जी जी सुमन जी, मैं वही बता रही थी कि इससे हम स्वस्थता का, ऑल ओवर स्वस्थता का वो देखते हैं कि कितना हेल्दी है ये बंदा। नेल देख के ब्रिटल हेयर तो नेल तो नहीं है, टूटे हुए तो नहीं है, येलो तो नहीं है, नेल सॉफ्ट तो नहीं है। फिर उसके बाद हथेली देखते हैं, नेल को दबा के देखते हैं इससे ब्लड पूरा है। टंग का कलर देखते हैं, टंग का कलर से हमें पता चलता है स्वस्थता उसकी। स्वेलिंग तो नहीं है बॉडी के किसी पार्ट में, पॉटी तो खुल के आ रहा है, पेट में कहीं दर्द तो नहीं है। ये हमारा ये हमारा तरीका होता है पेशेंट को देखने का। अगर वो दूर है तो हम उससे पूछ लेते हैं आप पॉटी कितनी बार जाते हो। सबसे पहले तो पॉटी और यूरिन को पूछते हैं, फिर हम पूछते हैं पित्त कितनी बढ़ रही है, या वायु कितनी हो रही है, या कफ कितनी बन रही है आपको, या मौसम चेंज होने में आपको एलर्जी तो नहीं होती, या सुबह उठते ही छींके तो नहीं आती हैं। तो ये सारे सिम्टम हमें बताते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत इजी है फाइंड आउट करना। कुछ भी सबसे पहले तो हर इंसान ये देखे कि उसकी बॉडी सुबह उठते उसको पेट साफ हो रहा है, यूरिन खुल के आ रहा है, जल के तो नहीं आ रहा, स्वेलिंग तो नहीं है, वाटर रिटेंशन बॉडी में कहीं पेन तो नहीं है। ये बढ़ती उम्र में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है जी, क्योंकि उस टाइम सुमन जी डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं मध्यम पड़ जाता। अग्नि जो है हमारी पाचन क्रिया जो है धीरे 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 एज के बढ़ने के साथ साथ मध्यम पड़ने लगती है। अगर किसी की यंग एज में मध्यम पड़ जाए, ये सब सिम्टम आ जाए, तो कहीं ना कहीं उसका खाने पीने का तरीका या लाइफस्टाइल वो गलत है। बस इसमें कोई डॉक्टरी की जरूरत नहीं है कि आज हम इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अगर कोई इंसान घर पे बैठे हमें सुन रहा है ना सुमन जी, सच बोल रही हूँ कि यूरिक एसिड कितना भी बड़ा हो, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा अगर कुछ बातों का ये ध्यान देंगे। और फाइंड आउट भी खुद भी कर सकते हैं, बॉडी में पेन होना, यूरिन खुल के ना आना, झाग जैसा एकदम जैसे फीस जैसा निकलता है यूरिन में ऐसा आ जाना, या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये सब स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग आ जाना, किडनी क्योंकि किडनी से रिलेटेड होता है। तो ये सारी चीजें जो है अपने आप फाइंड आउट करके पानी की, सबसे पहले तो पानी की मात्रा को बढ़ा के, और यूरिक युक्त जो पदार्थ है या प्रोटीन युक्त जो पदार्थ है वो कम कर दे। और सब्जियां जो है, मैंने पहले भी फर्स्ट और सेकंड टाइम में भी बताया था कि सब्जियों को और फलों को नमक पानी में डाल करके 5 से 10 मिनट रख दीजिए, जिससे कि उसका ऊपर की सारी गंदगी निकल जाए, केमिकल निकल जाए। ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को खाएं और ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड हमेशा नॉर्मल रहेगा, चाहे वो कितनी बड़ी एज का क्यों हो। फाइबर युक्त जो खाने हैं उनको अपने भोजन में ऐड करना चाहिए। या तो डॉक्टर साहब अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। तो दोस्तों ब्रेक के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कॉल कर सकते हैं 8443241300 पर। तो हम लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड, हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, जिसमें आज का हमारा विषय है कि यूरिक एसिड क्यों बनता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको क्योर कैसे करें। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी सुमन जी, हम बता रहे थे इम्प्योरिटी कहीं भी आ जाए ना तो वो कहीं ना कहीं
हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। तो इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर हमारा जो टॉक्सिन बढ़ जाए हमारी बॉडी में, वो किसी ना किसी रूप में हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे ऑर्गन पर, हमारे एट सिस्टम पर, हमारे ब्लड में, हमारे स्केलेटन सिस्टम है उस पर, मतलब हर, अब जब एक, मैं कई बार आपको पहले भी शायद एग्जांपल दिया है कि एक पाइप होती है, अगर जो ड्रेन होता है, तो अगर हम उसमें कचरा कुछ फंस जाए तो हम कितना भी पानी डालेंगे तो वो नहीं जाएगा अपने आप, हमें पंप मारना पड़ता है उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के, तो वो ड्रेनेज क्या होता है, निकल जाता है। ऐसा ही हमारा बॉडी से हफ्ते में एक बार एक तो फास्टिंग रखनी बहुत जरूरी होती है। हमारे नेचुरोपैथ में हम फास्टिंग कराते हैं। दूसरा, अपनी बॉडी के अनुसार खाना खाएं, एक एज के अनुसार खाना खाएं। बढ़ती एज में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम, अग्नि मैं बोल रही थी, मध्यम पड़ जाती है, ब्लड इम्प्योर हो जाता है। ब्लड को साफ रखें, पानी की मात्रा को बढ़ाएं और एक वर्कआउट करें, चाहे आप जिम में करना चाहे जिम में करें, चाहे आप वॉकिंग करते हैं तो विस्क वॉकिंग करें, जैसे कि हम एक जापानीज स्टाइल में मैं अपने पेशेंट को करवाती हूँ, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, यानी कि मैं अपने पेशेंट को वो भी चीजें बता रही हूँ, अभी व्यूवर्स को वो भी चीजें बता रही हूँ जो कि हम अपने पेशेंट के साथ कराते हैं। पानी पीजिए, वॉक कीजिए, 2 मिनट फास्ट 2 मिनट स्लो, 2 मिनट फास्ट 2 मिनट स्लो, और बीच बीच में पानी पीजिए। सुबह उठ के जलपान जरूर करना चाहिए, जिसको हम अमृत पान बोलते हैं, यानी कि अमृत को पीने जैसा। तो वो जो अमृत पान है, वो सुबह 3 से 4 गिलास पानी जो इजीली चला जाता है पेट में, उसको पीना चाहिए। और सुबह का पानी जल्दी जल्दी पिए तो यूरिक एसिड कैसे बढ़ेगा, समझिए, ब्लड ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। सूजन होने की, ये तो उनको ही होता है जिनके ऑर्गन वीक हो जाते हैं एक बढ़ती उम्र में, या गलत खाना पीना यंग एज में। तो यंग एज में तो ये मुमकिन नहीं है। अगर किसी को है तो समझो कि उसने कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ा है, प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा लिया। और सिम्टम मैंने बता दी, सिंपली ये 15 से 20 दिन में नेचुरोपैथ में नेचुरल अपने आप भी करेंगे ना, तो बिल्कुल घर में ही ठीक हो जाएगा, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। और प्राणायाम तो इतनी अच्छी चीज है कि प्राणायाम को भी तरह तरह के हैं। वो यूरिक एसिड के लिए किडनी से प्राणायाम करे तो ऑटोमेटिकली किडनी का, आप, मैं एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगी अपने व्यूवर से भी, कि आप जिम जाते हैं तो जिम में तो आप डंबल्स वगैरह उठाते हैं और मसल्स बनाते हैं, लेकिन जिम में ऑर्गन्स की कोई एक्सरसाइज है? कोई भी नहीं। एक्सरसाइज नहीं, आइस की एक्सरसाइज नहीं, लीवर की एक्सरसाइज नहीं, यूट्रस की एक्सरसाइज नहीं, स्पिनल की, लंग्स की कोई नहीं एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ वॉक करने से और हमारे प्राणायाम योगा आसनों से ही होता है। आसन तो हमेशा ही हमारे बोन्स के लिए रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रहते हैं, लेकिन प्राणायाम जो है हमारा अकॉर्डिंग टू एज, लाइफस्टाइल, ब्लड ग्रुप, वेदर और डिजीज के अनुसार, ब्लड ग्रुप तो नहीं भी चलेगा, लेकिन डिजीज के अकॉर्डिंग तो प्राणायाम करना बहुत बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। और जिसकी और डॉक्टर साहब कोई ध्यान ही नहीं देता, हर एक को यही पड़ी है कि हाँ, मुझे फुल अपनी डाइट पर ध्यान देना है और मुझे जिम जाना है। नॉर्मली यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिम का अभी कोविड की वजह से थोड़ा स्लो हो गया है। नॉर्मली वैसे हर एक फैमिली में कोई ना कोई फ्यू मेंबर्स तो होते ही हैं कि जिम का फतूर सबके ऊपर है, बट हर कोई ये नहीं देखता कि जिम भी अगर हम करते हैं तो कौन सी चीजें हमारे लिए, कौन सी एक्सरसाइज अगर जिम में भी करते हैं तो हमारी सेहत के लिए ठीक है, और हो सकता है वो ठीक भी ना हो। ये चीजें तो हम ध्यान पर देते नहीं, ये बस कहते रहते हैं अरे मैंने 1-2 घंटे रन किया, या मैंने 1 घंटा जिम में ये किया, वेट लिफ्टिंग किया, बट उनको ये नहीं पता कि अगर वेट लिफ्ट भी करते हो तो आपके लिए कितना वेट लिफ्ट करना अच्छा है और कितना नहीं अच्छा, और कौन सी वेट लिफ्टिंग कैसे आप करते हो। ये नॉर्मल सी चीजें हमें भी नहीं पता थी। जैसे जैसे इन चीजों में ध्यान दे रहे हैं, वैसे वैसे अभी अगर योगा का ही हम ले लें डॉक्टर साहब, योगा का अभी फतूर सबको है कि योगा करना है, बट इसमें ये भी है कि योगा कितनी मात्रा में
किस हिसाब से, कौन सा एज ग्रुप, कैसे करनी है। नहीं तो योगा इंस्ट्रक्टर तो यही बताते हैं, हाँ ये कर लो इससे पेट कम हो जाएगा, ये कर लो इससे आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, ये आपके शोल्डर के लिए अच्छा है, बट उनको ये नहीं पता इंटरनली अगर आप वो चीजें करवा रहे हो तो वो पर्सन कर सकता है या नहीं कर सकता, राइट उसकी करने की क्षमता कितनी है। अगर क्षमता कम है तो हम उससे ज्यादा करवा रहे हैं तो वो बॉडी में साइड इफेक्ट योगा भी देगा। लाइक जी ये हम सोचते हैं। आप जैसे बताते हो, आप हर एक चीज को बहुत नाप मिनकर बताते हो कि अगर आपकी सेहत के लिए ये चीज है, इसमें आप कमजोर हो तो ये डाइट भी लीजिए, ये योगा भी कीजिए, ये प्राणायाम भी कीजिए। तो ये चीजें जी सारी, और वॉक भी आप बताते हो, तो सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आ जाती, विच इज आई रियली लव इट। थैंक यू सुमन जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जी योगा, अब मैं ये भी है जैसे आपने बोला कि कैसे वाकई में जैसे आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जी एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं कि ये 500 mg की या 650 mg की आप टेबलेट लीजिए या आप एंटीबायोटिक लीजिए। तो योगा में क्या होता है, प्राणायाम में या आसनों में हम यही देखते हैं इसकी स्लीप डिस्क तो नहीं हो गई तो हमें कौन सा इसको आसन कराना चाहिए। और अगर इसको कोई बीमारी है तो हमें बीमारी का जो ड्यूरेशन होता है ना सुमन जी, टाइमिंग, जी जैसे कि कपालभाति ले लीजिए या आप अनुलोम विलोम लीजिए तो सभी लोगों को मालूम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिजीज कहीं हम ये देख लेते हैं कि इसको कौन सी डिजीज है, हमें इसको कितना एमजी कपालभाति देना है, कितना एमजी हमें इसको अनुलोम विलोम देना है और कौन सा देना है, इसको सूर्य वेदी देना है या चंद्र वेद देना है या ये देना है, और ये कैसे बैठ सकता है या बैठ सकती है, या इसको कौन से टाइम लेंगे, बात पित्त कफ में सुबह करवाना चाहिए, धूप के बाद करवाना चाहिए या शाम को भी। वैसे ये अगर सीवियर है, उसको सीवियर अस्थमैटिक है या सीवियर उसको ब्रोंकाइटिस है तो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि इसको कौन से टाइम में कराएं। ये साइंस है, नेचर अपने आप में ही साइंस है। साइंस तो एलोपैथी बाद में आए, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि ये तो अपने आप में ही साइंस है। तो हम तो यहाँ तक नेचुरोपैथ के डॉक्टर तो यहाँ तक करते हैं कि उनको मड क्रिया है या नेति क्रिया है या सूत नेति क्रिया है या वमन क्रिया है या संपंक्षालन क्रिया है या सनबाथ है या मसाज है या स्टीम है, ये भी हम उनकी प्रकृति को देखते हुए उनको देते हैं, डिजीज को देते हुए देते हैं ताकि उनकी डिजीज कौन सी है और कौन सा, और इसमें ऑयल थेरेपी भी होती है कि कौन सा ऑयल उसकी प्रकृति को सूट करेगा, यानी कि बॉडी की नेचर को सूट करेगा, उस हिसाब से फिर हम देते हैं। और ये चीजें हम ध्यान पर ही नहीं देते। तो डॉक्टर साहब अभी हम ले लेते हैं एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए जिससे हमारा यूरिक एसिड ना बढ़े। तो लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों आज हमारी बात डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ चल रही है। विषय है हमारा यूरिक एसिड, सिम्टम्स, क्यों होता है, कौन सी डाइट के साथ होता है, क्या क्या करना चाहिए इससे क्योर होने के लिए। जी डॉक्टर साहब। जी तो यूरिक एसिड में हमें आयरन जो होता है उसको भी हमें थोड़ा सा बंद करें, जैसे पालक है, साइड इफेक्ट ना हो थोड़ा लेते हैं, टोमेटो किडनी के लिए थोड़ा सा कम कर देते हैं, प्रोटीन दालें जो है अगर वो उसका यूरिक एसिड 7-8 है या डायलिसिस पे चला गया या उसकी उसकी जो किडनी पे वर्किंग पावर पे ज्यादा असर पड़ गया है, क्रिएटिनाइन देख करके उसका कि कितना बड़ा हुआ, तो उसी हिसाब से हम उसकी डाइट को चेंज कर देते हैं। तो डाइट में प्रोटीन तो मैं अगर मेरा कोई पेशेंट है, मैं प्रोटीन सुमन जी मैं चाहती हूँ मेरा पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो, ये मेरा पागलपन कह लीजिए आप या मेरा जुनून कह लीजिए या पैशन कह लीजिए, तो मैं अपने पेशेंट का टोटली ही प्रोटीन का बंद कर देती हूँ और उनकी जी बिल्कुल क्योंकि मुझे मेरा पेशेंट हर तरीके से मुझे मैं ठीक चाहती हूँ जी, तंदुरुस्त चाहिए, ये मेरा एक लालच
रहता ही है। तो मुझे बहुत जरूरी, मैं पता नहीं, ये मेरा पैशन भी है, ये मेरा वर्क, मेरी पूजा भी है। तो मैं प्रोटीन को बंद करके उसको पानी की मात्रा को बढ़ाती हूँ, और जो मैं उनको डाइट देती हूँ तो वो पूरा हल्के से अल्कलाइनिक करती हूँ, जी जिससे कि फ्लश आउट हो। फाइबर की मात्रा, जो गुड फाइबर होता है उसकी मात्रा को हम बढ़ाते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। और इसमें तो फिर उनका टाइम टू टाइम सोने का, उठने का, और थोड़ा सा प्राणायाम योगा ऐड करते हैं उसमें। किडनी से हम किडनी की वर्किंग पावर को बढ़ाने के लिए हम उसी हिसाब से फिर उनको योगा कराए जाते हैं, आसन कराते हैं, और विद इन 15 डेज में ही उसका मिनिमम 50 डेज लगाइए, मैक्सिमम 20 दिन लगाइए, और यूरिक एसिड बैलेंस में आ जाता है। तो अगर वो एलोपैथी की दवाइयां ले रहा है तो फिर हम देखते हैं कि कितने सालों से ले रहा है, या कैसे है, क्यों ठीक नहीं हुआ, उसके साइड इफेक्ट्स हुए, तो उसको भी फिर देखते हुए फिर हमें डाइट को थोड़ा सा और चेंज करना पड़ता है कि ये दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स है, इसकी दूसरी किडनी या दोनों किडनी पे पड़ा या एक पे पड़ा या क्या है, क्योंकि वर्किंग पावर जो होता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ सुमन जी, हमारे ही रिलेटिव में एक हमारे संत है जो कि 3.5 साल की उम्र से ही वो ब्रह्मचारी हैं। जी एक ही किडनी है, एक ही किडनी है, तो एक ही किडनी से अभी उनकी उम्र हो चुकी है 75 या 80 के करीब हो चुकी है। एक ही किडनी से उनकी, मतलब जो भी है, खाना पीना उनका इतना सात्विक रहता है कि उनकी एक ही किडनी से वो अभी तक जिंदा है और स्वस्थ है। तो आदमी चाहिए ना अपने खाने पीने को कंट्रोल कर ले, अपनी टंग को कंट्रोल कर ले, बोलने से और खाने में, टेस्ट में, तो उसी से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। पीस ऑफ माइंड रखें, सिंपल सा, मैं तो ये कहती हूँ कि खाना सब कुछ खाएं, लेकिन वेदर के अकॉर्डिंग खाएं। क्यों? जो जो सीजनली फ्रूट्स है वो ले, सीजनल वेजिटेबल्स में, सीजनल, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वानप्रस्थ जब स्टार्ट होता है उस टाइम थोड़ा सा पाचन क्रिया डम पड़ जाती है, अग्नि डम पड़ जाती है। उस अग्नि को फिर से प्रज्वलित किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपना ध्यान, खाने पीने से ही हमारी बॉडी बनती है, इसी से गलत खाने पीने से बॉडी बिगड़ती है। कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले ध्यान दे कि हमारा कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा, हमें गैस तो नहीं बन रही, हमारे अंदर पित्त तो नहीं बढ़ रही। ये 3 चीजों को बैलेंस रखते हुए आप यूरिन और अपने कॉन्स्टिपेशन को, स्टूल को दिन में 2 बार आना चाहिए, वो क्लियर हो जाए, आपका पेट जो है क्लीन हो जाए, टॉक्सिन बाहर निकल जाए, तो आप कुछ भी खा सकते हो, उसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप खाते रहे और कॉन्स्टिपेशन भी रहे, यूरिन भी खुल के नहीं आ रहा, ब्लड भी इम्प्योर हो रहा है, तो सुमन जी फिर वैसे ही फिर सोच भी हो जाती है, टेंशन बन जाती है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में आ जाता है इंसान, फिर एक से दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाती है, और उससे फिर बीमारियां, फिर किडनी तो क्या, फिर दूसरी बीमारियां भी लगती चली जाती हैं, और आदमी को जब होश आता है, जब वो 3rd या 4th स्टेज पे पहुंचती है। इसलिए स्टार्टिंग सिम्टम मैंने यही बता दिया है, हर बीमारी का इलाज जो है, आप कॉन्स्टिपेशन मत होने दो, आप यूरिन को क्लीन रखो, आप पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। बस सिंपल गरीबी इलाज परमात्मा ने ये सबको दे रखा है, और सबको घर पे ही मौजूद है ये। और टाइम से सोएं, टाइम से उठे, और खाना खा रहे हैं तो अगर ज्यादा ही आपको बैठे रहने का काम है तो आप वॉकिंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने लाइफस्टाइल में जरूर लाए, जिससे कि बॉडी की जो ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा रहे और ब्लड सर्कुलेशन भी होता रहे, तो ऑर्गेन्स भी ठीक रहते हैं। सिंपल, सबसे एकदम सिंपल, मैंने घर में बैठ करके करने वाले आप बता दिए अपने व्यूवर्स को। और ये यकीन करें, अगर आप इतना भी कर लेंगे, तो अगर 4-5 है या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन लेवल, तो किडनी का वर्किंग जो पावर है कम है, तो इससे धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगा। बस परहेज करें। परहेज तो अभी सुमन जी, परहेज तो अभी जो प्रिकॉशन तो लेने के लिए, आप देखना अभी तो एलोपैथी वालों ने भी पीछे एक डाइट चार्ट लगा दिया है कि आप ये लीजिए और ये मत लीजिए। जो कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर जो लिख देते हैं ब्लाइंडली वो मेडिसिन ले आते हैं, वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम खाना शुरू कर देते हैं। बट हमने कभी, बहुत लोग हैं वो चेक भी करते हैं कि साइड इफेक्ट इन चीजों के क्या है,
खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। अगर डॉक्टर बता रहा है ऑफ कोर्स वो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही है, बट उसमें ये भी है हमें भी देखना है कि अगर दवाइयों के ऊपर हम लग जाएँगे तो सारी ज़िंदगी दवाइयाँ ही खाते रहेंगे, राइट? राइट, ये तो है। या और इसमें ये ही चीज़ बस सबसे पहले चाहे आप चाहे यूरिक एसिड है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे थायरॉइड है, आप हर सब बीमारियों में सबसे पहले स्टूल पे असर पड़ता है यूरिन जी, सबसे। और बात पित्त कफ, एनाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म तीनों ही बिगड़ जाते हैं, तो सिम्पटम तो यहीं से पता चल जाएंगे। तब आप डायग्नोज सिस्टम पर जाएं। सबसे अच्छा सिस्टम डायग्नोज सिस्टम है। अगर आपके पास कोई नाड़ी चेक करने वाला नहीं है तो आप डायग्नोज सिस्टम जाए, ब्लड चेक कराए, यूरिन चेक कराए, स्टूल टेस्ट, उससे पता चल जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है। तो उसी के हिसाब से फिर आप जो चूज करें, जो भी रास्ता चूज करें, अच्छा करें जिससे कि आपको किसी भी चीज का साइड इफेक्ट ना हो। दवाई खाएं तो ऐसी खाएं जिससे साइड इफेक्ट ना हो, और अपने आप को डिटॉक्स करते रहे। और हमारे नेचुरोपैथ में तो बहुत सारे डिटॉक्स हैं, आयुर्वेदा में भी बहुत सारे डिटॉक्स करते हैं हम लोग। जी। डॉक्टर साहब ये तो जिस हिसाब से आपने बताया बहुत ही ये नॉर्मल अगर देखा जाए सरल आपने तरीका बताया अपनी हेल्थ को कंट्रोल में लाइक हेल्दी वे से रखने के लिए। बट अगर हम ही नहीं समझ पाएंगे तो समझ कर भी उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स बीमार तो पड़ेंगे ही। अगर यूरिक एसिड नहीं बढ़ रहा तो कोई और बीमारी बढ़ जाएगी। कुछ ना कुछ तो होगा ही, बट ये प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम अपनी बॉडी को हिलाना नहीं चाहते। अपनी जो जीभ का स्वाद है हम उसको चखना ही चाहते हैं कि जितना हो सके जितने पदार्थ है हम खाते ही रहें। बट ये नहीं देखते कि जितने अभी खाएंगे धीरे धीरे वो सभी उतने बंद हो जाएंगे, कि क्यों ना हम धीरे धीरे ही उसको खाएं, उतना ही खाएं जितना हमारी बॉडी रिक्वायर करती है। पर हम नहीं समझ पाते। हमें लाइक मुझे तो अभी मैं लाइक एवरी शो में एवरी डे यही कहती हूँ कि अपनी विल को स्ट्रांग कीजिए। अगर सामने क्यों ना कुछ भी पड़ा हो, अगर हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है तो हम क्यों खाते हैं, बट देखकर हम फिर चखते हैं। वो चखना ही जैसे एक वीक में हम डाइट कर रहे हैं, चाहे वो यूरिक एसिड के लिए है किसी चीज के लिए भी है, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं इतनी सी ले लेते हैं, खा लेते हैं, इससे क्या होगा। वही वीक हम वापस चले जाते हैं, राइट? तो जी जी, अभी या ठीक है आप। या तो अभी डॉक्टर साहब हमारा टाइम भी हो गया आपसे भी विदा लेने का, तो हमारे व्यूअर्स से भी यही रिक्वेस्ट है। हमारा मकसद यही है कि हम एवरी डे किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करें, पर बात करने का हमें भी तभी फायदा होगा जब हमारे व्यूअर्स इसको सुनकर इनको फॉलो करें। आप फॉलो कीजिए। बहुत सरल चीजें हैं ये। यूरिक एसिड के लिए प्रोटीन कम कर दीजिए। सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर साहब ने हमें बताई है कि सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है कॉन्स्टिपेशन। तो अगर आपको वो शुरू हो गई है तो उसका इलाज अभी से आप करवाना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी बीमारी, और उससे बड़ी है हमारा लेजीपन। अगर हम लेजी रहते हैं, अपनी बॉडी को हिलाते ही नहीं है, खाते ही रहते हैं इधर से, चाहे क्यों ना हेल्दी ही खाएं, बट बॉडी हमारी जो है वो मशीन है एक। अगर मशीन खड़ी खड़ी उसको ऑयल डालते जाएंगे तब भी वो जम जाएगी। बट अगर उसको ऑयल डालते हैं साथ में उसको चलाते हैं तो वो फ्रेश रहेगी। इसी तरह हमारी बॉडी है। अगर हम इसको अच्छी तरह से क्लीन रखेंगे, अच्छे आहार खाएंगे, आहार का मतलब ये नहीं होता कि बाहर से बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लाएं। सबसे पहले फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए 1000% मैं ये कह सकती हूँ कि जरूरतमंद चीजें हैं। तो इनको आप अपने भोजन में जरूर रखिए। ये नहीं है कि मैं नॉन वेज हूँ, आई हेट वेजिटेबल्स, तो मैं नहीं खा सकता या मैं नहीं खा सकती।
बेशक आप नॉन वेज भी लेते हो तो वेजिटेबल चीज़ों को आपको खाना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। फिर नेक्स्ट वीक एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर हमारे व्यूअर्स को भी कोई क्वेश्चन है, किसी भी बीमारी के बारे में वो बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो डू ईमेल मी। हम उसको आपके सामने लाएंगे डॉक्टर साहब से बात करके नेचुरल वे से कि किसे कैसे क्योर कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों। तो मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रब रखा।